नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे पेट्रोलियम एक्ट 1934 के बारे में। तो जैसे ही ये पेट्रोलियम वर्ड आता है तो पेट्रोलियम यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन करके या फिर उसका रिफाइनिंग करके या फिर उसके प्रोसेसिंग करके आप अलग अलग केमिकल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो मेन प्रोसेस है, जैसे कि हमको मालूम है कि बहुत सारे सालों से जो भी ट्रीज थे या फिर जो कोल है, ये ऐसे अलग अलग जो केमिकल्स है वो अर्थ के अंदर या मिट्टी के अंदर बहुत सालों से रहते हैं। और फिर उसके बाद में जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके बाद में वो सभी जो मटेरियल है वो कुछ जगह क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग करके आप अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको ही हम रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं। और जो प्लांट होता है उसको हम रिफाइनरी कहते हैं। तो ये रिफाइनरी में ये क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है और फिर रिफाइनिंग के बाद जो अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर डिस्टिलेशन होगा वहां पे प्रोसेस में, तो वहां पे डिस्टिलेशन प्रोसेस से या फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से या फिर अलग अलग जो यूनिट ऑपरेशन से उसके बेसिस पे भी आप इसका रिफाइनिंग करके ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ पेट्रोलियम गैसेस हो सकते हैं या फिर गैसोलाइंस यानी कि व्हाइट पेट्रोल या नॉर्मल पेट्रोल, कुछ केरोसिन्स या फिर जो जेट फ्यूल है वो, या फिर कोई ऑयल्स जैसे कि हीटिंग ऑयल हो सकता है या फिर डीजल ऑयल या फिर कोई लुब्रिकेंट्स या फिर वैक्सेस। और कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो फर्नेस ऑयल या फिर लास्ट प्रोडक्ट जो है लो क्वालिटी वाला वो होता है एस्फाल्ट यानी कि डांबर यानी कि कोल्टार। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे ये जो गैसेस फॉर्म में प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्योरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और ये लेस्ट प्योर यानी कि एस्फाल्ट, तो ये सॉलिड से लिक्विड और गैसेस, ये अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या रिफाइन कर सकते हैं क्रूड ऑयल से। तो इस क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी, तो वो होती है फायर हजार्ड या एक्सप्लोजन हजार्ड्स। तो ये सभी प्रोडक्ट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे फायर कैच होने के चांसेस हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। तो इसका अगर आपने इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स चेक किया या फिर फायर पॉइंट या फ्लैश पॉइंट चेक किया, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फायर कैच कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है वो फायर ओरिएंटेड लेना है, और इसीलिए यहाँ पे पेट्रोलियम एक्ट यहाँ पे लागू हो चुका है। तो ये जो पेट्रोलियम एक्ट है ये 1934 में आया है और इसका एनफोर्समेंट है 1937 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 31 सेक्शंस हैं, और ये ओवरऑल इंडिया में यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन जो एज यूजुअल है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट है, और कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। तो उसमें अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है जो सेक्शन 2 में है। तो डेफिनेशंस में कुछ वर्डिंग्स यहाँ पे जैसे यूज होते हैं जो नॉर्मली हम एक्ट और पेट्रोलियम रूल में यूज करते हैं, जैसे है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम यानी कि जो अभी हमने बात की थी क्रूड ऑयल का हमने बात की थी, जिसका हम केमिकली जो कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो नॉर्मली ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, और फिर उसमें वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं। अभी इसमें स्पेसिफिकली अगर जब हम बात करेंगे सेक्शंस और रूल्स में डिटेल्स में, तो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। जैसे कि पेट्रोलियम क्लास ए है, तो ये क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी,
तो ये ऐसे क्लासेस जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, ये भी आपको मालूम होने चाहिए, जिसके बेसिस पे उसके अलग अलग क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट या रिस्ट्रिक्शंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स डिसाइड होंगे। जैसे कि क्लास ए प्रोडक्ट जो है, जिसका फ्लैश पॉइंट जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तो इसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर होता है तो वो प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो क्लास ए में जाएगा। क्लास बी जो है, जिसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो यहाँ पे ये 23 डिग्री सेल्सियस से हायर फ्लैश पॉइंट हो सकता है लेकिन 65 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो वो क्लास बी में डिफाइन होता है। और क्लास सी जो है, जिसका फ्लैश पॉइंट मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्लास सी के अंडर जाएगा। फ्लैश पॉइंट यानी कि क्या, जहां पे जिस टेम्परेचर पे ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्लैश यानी कि इग्निशन स्टार्ट होता है। तो जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वेपर अगर इनिशियली फ्लैश करता है, इग्नाइट होता है, तो उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और यही अगर फ्लैश पॉइंट उसी टेम्परेचर पे कंटिन्यू हो जाता है तो वो फायर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे फायर कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी प्रोसेस में यूज करते हैं, तो उस टाइम आपको ये फ्लैश पॉइंट यानी कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जो केमिकल है यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो है फायर हजार्ड, और इसीलिए पेट्रोलियम एक्ट और रूल में जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फायर हजार्ड्स ओरिएंटेड प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए। तो चैप्टर 1 में जो सेक्शन 3 है, जो स्पेसिफिकली बात करता है इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम के बारे में, तो ये चैप्टर 1 ओवरऑल पेट्रोलियम के कंट्रोल के बारे में बात करेगा। जैसे कि सेक्शन 3 to 13 में ये प्रोविजन दिए है, ये प्रावधान दिया है। तो ये चैप्टर 3 इंपोर्ट अगर आप कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा जो सेक्शन 4 है वो है रूल्स फॉर इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम। तो ये स्पेसिफिकली रूल्स क्या होते हैं, तो ये एक्टिविटीज जो है यानी कि स्टोरेज करना या इंपोर्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना, तो उसके लिए अलग अलग रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं रूल नंबर 4 के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप पेट्रोलियम कहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, वो प्लेस एग्जैक्टली क्या है, वहां पर फैसिलिटीज क्या है, इंपोर्ट कहाँ से करने वाले हैं, किस डेट्स में करने वाले हैं, किस सिचुएशंस में करने वाले हैं। आप जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने वाले हैं तो वो क्लास ए वाला है या क्लास बी है या क्लास सी है, और उसके लिए प्रोविजंस क्या क्या है। अगर आप ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं तो उसके लिए व्हीकल्स आप कौन से यूज करने वाले हैं, बाय रोड है, बाय एयर है, बाय सी है, तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम भी आपको यहाँ पे चेक करने होंगे। और आपका जो पेट्रोलियम का क्लास है यानी कि ए, बी या सी, वो भी चेक करना होगा, और उस हिसाब से आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। फिर सेक्शन 5 है जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ब्लेंडिंग के बारे में बात करता है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग होता है, वहां पे अलग अलग यूनिट ऑपरेशंस यूज होते हैं, और फिर उसके रिफाइनमेंट होने के बाद वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे रिफाइनिंग के लिए क्या प्रोविजन होनी चाहिए, या फिर अगर आप ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग, जैसे कि आज के डेट में गवर्नमेंट ने प्रोविजन दी है कि पेट्रोल में आप इथेनॉल यानी कि इथिल अल्कोहल मिक्स कर सकते हैं। तो आप पेट्रोल में इथिल अल्कोहल जब मिक्स करते हैं तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं। फिर है सेक्शन 6 जो है रिसेप्टेकल्स की बात करता है, यानी कि अगर क्लास ए अगर केमिकल है, क्लास ए 1 की जगह हम
क्लास ए जो डिफाइन किया है उसी हिसाब से। क्लास ए जो पेट्रोलियम है तो वो जो रिसेप्टेकल्स यूज होते हैं यानी कि स्टोरेज कंटेनर या ट्रांसपोर्ट के लिए जो कंटेनर्स यूज होते हैं, तो उसके लिए वहां पे उन्होंने गाइडलाइन दी है कि वार्निंग मैसेजेस क्या होने चाहिए, कलर कोडिंग्स क्या होनी चाहिए। आपका जो क्लास ए है वो क्लास ए के लिए, जैसे कि हमने बात की थी क्लास ए एग्जैक्टली क्या है, तो फ्लैश पॉइंट जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रहने के बावजूद भी वो फायर कैच कर सकता है, उसका फ्लैश पॉइंट, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को अगर आपको रिसेप्टेकल में देना है, लोड करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको वहां पे स्पेसिफिक बातें कही गई। जैसे कि अगर वो पेट्रोल एज ए प्रोडक्ट है तो आपको वहां पे लिखना होगा वर्डिंग पेट्रोल, या फिर अगर वहां पे स्पेसिफिक वर्डिंग होगा तो वो होगा मोटर स्पिरिट। तो ऐसे वर्डिंग भी आपको कुछ यूज कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक कलर कोडिंग यूज करनी है, आपको पेंट यूज करना है, स्टैंपिंग करनी है, या प्रिंटिंग की वार्निंग यूज करने हैं, और फिर आपको किस पाइपलाइन से इसको भेजना है तो वो पाइपलाइन का कलर कोडिंग, उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ये स्पेसिफिकली क्लास ए के लिए था क्योंकि क्लास ए में आपका जो रिस्क है या फिर फायर हजार्ड है वो हायर साइड में, क्योंकि उसका फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री सेल्सियस से कम है। फिर सेक्शन 7 जो है वो है क्लास 2 के बारे में, यानी कि क्लास बी के बारे में। तो जो क्लास बी के प्रोडक्ट्स होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो विदाउट लाइसेंस आप सेव नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कहा गया। तो क्लास बी यानी कि क्या, 23 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस जिसका फ्लैश पॉइंट होगा, वो सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो विदाउट लाइसेंस या आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, या फिर एक्टिविटीज उसकी कंडक्ट नहीं कर सकते। उसी हिसाब से जो सेक्शन 8 है उसका भी यहाँ पे लाइसेंस ओरिएंटेड प्रोविजन है कि विदाउट लाइसेंस आप क्लास ए के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो आप स्मॉल क्वांटिटीज के अलावा आप कैरी नहीं कर सकते या फिर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है कि अगर आपका क्लास ए होगा, क्लास बी होगा, क्लास सी होगा, आप किस क्वांटिटी में उसको स्टोर करना चाहते हैं, वो क्वांटिटी के हिसाब से आपको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अगर वहां पे अगर कोई प्रोविजन होगी कि विदाउट लाइसेंस आप ये स्टोर कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटी और क्लास वहां पे स्पेसिफाई किया गया होगा। कुछ जगह जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मोटर कन्वेंस के लिए एग्जाम्पशन दिया है, या फिर जो स्टेशनरी इंजिन होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया है। जैसे कि आपकी व्हीकल जो होती है, व्हीकल में जो पेट्रोल टैंक्स होती है, तो वो पेट्रोल टैंक्स में आप फ्यूल टैंक जिसको हम कहते हैं, तो फ्यूल टैंक में आप पेट्रोल या डीजल भर सकते हैं। तो वहां पर भी आप कुछ क्वांटिटी में वो डीजल या पेट्रोल कैरी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो वहां पर आपको एग्जाम्पशंस होगा। या फिर जहां पे आप स्टेशनरी इंजिन यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको ये एग्जाम्पशंस हो सकता है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर भी उनको विदाउट लाइसेंस परमिशन दी गई है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आप ये फ्यूल, जो फोसाइल फ्यूल जिसको हम कहते हैं नॉर्मली पेट्रोल, डीजल या गैसेस, उनको अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन रेलवे एक्ट 1819 के तहत अगर आपको परमिशन है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया गया है कि आप डायरेक्टली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। उसके अलावा जो हेवी ऑयल्स होते हैं, तो हेवी ऑयल्स के लिए भी यहाँ पे एग्जाम्पशंस हैं। तो ये हेवी ऑयल एग्जाम्पशंस के लिए स्पेसिफिक सेक्शन 11 है कि अगर हेवी ऑयल का अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पशंस मिलेगा, क्योंकि इसका जो फ्लैश पॉइंट है ये फ्लैश पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ये अगर फ्लैश पॉइंट इतना ज्यादा है तो नॉर्मली
जैसे कि इंडिया में इतना टेम्परेचर कभी भी नहीं होता है। तो नॉर्मली अभी 40-45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन जनरली 50 प्लस टेम्परेचर नहीं जाता है। इसलिए यहाँ पे जो फायर रिस्क है वो बहुत कम है, इसलिए ये पे हेवी ऑयल जिसका फ्लैश पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस प्लस है उनको एग्जाम्पशंस दिया गया है। उसके अलावा है सेक्शन 12 जो जनरल पावर ऑफ एग्जाम्पशंस के बारे में गाइडलाइन दी गई। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर से कि ये जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें मॉडिफिकेशंस करना, उसमें अपडेट्स रखना, ये 12 में कहा गया। और 13 जो है वो है इंस्पेक्शन के बारे में। तो जो भी प्लेसेस में आप ये स्टोर करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो भी आपकी रिफाइनरी का प्लांट है या फिर जहां पर आप ब्लेंडिंग प्रोसेस करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं, तो अलग अलग जो भी प्रोविजंस होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी आपकी, जहां पर शायद रिसेप्टेकल्स का इंस्पेक्शन हो सकता है, ओवरऑल प्लांट का इंस्पेक्शन हो सकता है, या फिर जहां पर भी ये पाइपलाइन के कनेक्शंस होंगे या फिर कहीं पे आपको ट्रांसफर करना है, तो ऐसे सारे जो भी प्रोविजंस होंगी वो प्रोविजंस को इंस्पेक्शन की यहाँ पे प्रोविजन दी गई है। तो ऐसे जो भी प्लेसेस होंगे ये सभी प्लेसेस पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल चैप्टर 1 था कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम के बारे में, जो सेक्शन 3 to 13 दिया गया है। अभी जो चैप्टर 2 है वो है टेस्टिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, चाहे वो क्लास A, B या C हो, तो उसका टेस्टिंग करना यहाँ पे जरूरी होगा। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन करना, फिर उसके बाद में उसके सैंपल्स लेना और सैंपल का टेस्टिंग करना, ये यहाँ पे जरूरी हो सकता है। ये रूल्स में यहाँ पे दिया है सेक्शंस में। तो ये सेक्शन 14 जो है, इस सेक्शन 14 आपको इसलिए दिया गया है कि आप ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसका सैंपल ले सकते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग ले सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो प्रोडक्ट्स बाहर जो मार्किंग या लेबलिंग लगाई गई है, जिस क्वांटिटी में लगाई गई, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे कैरी हो रहा है या स्टोर हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या नहीं, इसके लिए आपको ये क्रॉस चेकिंग हो सकती है। रूल जो सेक्शन 15 है वो स्टैंडर्ड टेस्ट एपरेटस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात की थी हमने फ्लैश पॉइंट, क्योंकि फायर हजार्ड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो उसके लिए जो अलग अलग स्टैंडर्ड टेस्ट एपरेटस यूज होते हैं, तो उसका भी कैलिब्रेशन करना, वो टेस्ट एपरेटस का वेरिफिकेशन करना, अगर उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे तो वो रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करना, इसके बारे में यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट एपरेटस के लिए गाइडलाइंस दी गई है। तो शायद उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फीस भी हो सकती है इंस्पेक्शन के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, वो भी आपको यहाँ पे पे करनी होगी। उसके अलावा है सेक्शन 16 जो सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है, जो भी टेस्ट एपरेटस आप यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टेस्ट एपरेटस के अलावा अगर आप कोई दूसरे टेस्ट एपरेटस अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए कि जो भी आप यहाँ पे टेस्टिंग करते होंगे तो ये टेस्ट वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट से ये एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, और जो भी रिक्वायरमेंट आपको बताई गई उसी हिसाब से ये टेस्टिंग हो तो ये है नहीं, इसके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। तो ये सर्टिफिकेशन के लिए आपको ग्रांट्स लेने होंगे, एप्लीकेशंस करना होगा और फिर अथॉरिटीज आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे सकती है। सेक्शन 17 जो है वो है टेस्टिंग ऑफिसर्स। तो ये जो टेस्ट करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज्ड पर्संस होंगे उसको नॉर्मली टेस्टिंग ऑफिसर्स कहा जाता है। तो इस एक्ट के दौरान ये टेस्टिंग ऑफिसर्स ये अलग अलग टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है सेक्शन 18 जो है मैनर ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए आप स्टैंडर्ड टेस्ट एपरेटस यूज करते हैं या फिर अदर टेस्ट एपरेटस यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट में क्या मेंशन करना है, सर्टिफिकेशन देना है या नहीं देना है, ये सभी बातें जो है ये मैनर ऑफ टेस्ट यानी कि मेथड ऑफ टेस्टिंग में कहा गया है। जो सर्टिफिकेट ऑफ टेस्टिंग है वो रूल नंबर सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि टेस्टिंग ऑफिसर यहाँ पे चेक करेगा कि जो भी आपको सर्टिफिकेट देना है वो पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका क्लास ए है या क्लास बी है या फिर क्लास सी है, उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेट में ये मेंशन करना होगा कि ये जो हमने टेस्ट की है ये क्लास ए के लिए है या बी के लिए है या फिर सी के लिए, और फिर उसका
जो भी फ्लैश पॉइंट आएगा वो फ्लैश पॉइंट आपको वहां पे मेंशन करना होगा, क्योंकि वो फ्लैश पॉइंट के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पे फिर उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स और गाइडलाइंस होगी वो यहाँ पे डिसाइड होगी। सेक्शन 20 है वो है राइट टू रिक्वायर रिटेस्ट। अगर आपको लगता है कि ये जो फ्लैश पॉइंट निकाला है ये एक्यूरेट नहीं है, या फिर जो भी एपरेटस आपने यूज किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर जो भी आपने टेम्परेचर मेंशन किया है उसमें कुछ इश्यूज हैं, तो आप रीटेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर से आपका ये जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा उसका रीटेस्ट हो सकता है। फिर है सेक्शन 21 जो है पावर टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द टेस्ट। तो ये टेस्ट किस मेथड से होना चाहिए, किस एपरेटस का यूज करके होना चाहिए, किस मेथोडोलॉजी या प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद ये होना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग जो गाइडलाइंस दी गई है और इसमें जो चेंजेस मॉडिफिकेशन या अपडेट्स करने के जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट एपरेटस या जो अदर टेस्ट हो सकते हैं उसकी सर्टिफिकेशन प्रोसीजर हो सकती है या फिर उसकी मेथोडोलॉजी हो सकती है, इसके बारे में उनके पास पावर होते हैं कि वो मॉडिफिकेशन या अपडेट कर सकते हैं। सेक्शन 22 जो है वो है स्पेशल रूल्स फॉर टेस्टिंग विस्कस और सॉलिड फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हो या फिर जिसकी विस्कोसिटी हायर साइड में हो, विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा जब वो फ्लो होता है वो अगर सेमी सॉलिड या स्लरी फॉर्म में होगा तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा होगा, यानी कि वो इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी हायर साइड में। तो ऐसे जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होंगे तो उसके लिए स्पेशल रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं या फिर वो स्पेशल रूल्स बना सकते हैं, उसकी प्रावधान दी गई। फिर है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में बताया गया है पेनाल्टीज और प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन 23 टू 28 में ये पेनाल्टीज और प्रोसीजर के बारे में, जैसे कि जनरल पेनाल्टीज और जनरल ऑफेंसेस के बारे में हम जो बात करते हैं सभी एक्ट्स में, तो यहाँ पर ये 23 में कही गई कि जैसे ही आपको जो भी सेक्शंस के थ्रू आपको जो लाइसेंस दिए गए हैं, चाहे वो आपको लाइसेंस स्टोरेज के लिए हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या इंपोर्ट के लिए या एक्सपोर्ट के लिए, और जिस क्वांटिटी के लिए आपको ये लाइसेंस दिया गया है उसके अलावा अगर आप एक्सीड क्वांटिटी में आप ये कैरी करते हैं या स्टोर करते हैं या फिर जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई है उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको कुछ पेनाल्टी लग सकती है या फिर यहाँ पे जो भी गुनाह होगा वो दाखिल हो सकता है या फिर दोनों भी यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा है 24 में जो कॉन्फिस्केशन बताया गया है, तो यहाँ पे ऑफ पेट्रोलियम एंड रिसेप्टेकल्स, तो ये भी यहाँ पे कुछ रिसेप्टेकल्स अगर जो भी आप यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है, नहीं तो आपका जो भी रिसेप्टेकल होगा या कंटेनर होगा वो यहाँ पे बैन हो सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दी गई है। तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, उसकी मार्किंग लेबलिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई। फिर 25 जो है जुरिस्डिक्शन, तो जुरिस्डिक्शन का जो एरिया होता है या फिर एक पर्टिकुलर रीजन होता है उसके रिलेटेड कुछ ऑथोरिटीज डिसाइड होती है, जैसे कि कुछ प्रेसिडेंसी टाउन्स होते हैं या फिर प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट होता है उसके लिए, या फिर जो मैजिस्ट्रेट हो सकता है जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हो सकता है या फिर सेकंड क्लास का हो सकता है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अलग अलग गाइडलाइंस बताया है जिसमें ये स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन और उसका जो ऑफिसर है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या अथॉरिटी उसको आपको फॉलो करना होगा। उसके अलावा है 26 पावर ऑफ एंट्री एंड सर्च, तो आप जहां पर भी जिस प्लेसेस में ये आप पेट्रोलियम के प्रोडक्ट स्टोर करते होंगे या मैन्युफैक्चर करते होंगे या फिर कहीं पे ब्लेंडिंग ऑपरेशन होता होगा या फिर जहां पर ये रिफाइनिंग प्रोसेस होती होगी, तो ये हर जगह आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का ये पावर है कि आप ये कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे जो इंस्पेक्शन या सर्चिंग ऑपरेशन है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा है सेक्शन 27, तो इन केस अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते टाइम या ट्रांसपोर्ट करते टाइम या कोई भी एक्टिविटी करते टाइम अगर एक्सीडेंट हो जाता है
तो एक्सीडेंट का आपको डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे बनाना है और जो भी अथॉरिटीज है वो अथॉरिटीज को ये डिटेल में सबमिट करना है कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, किस एक्टिविटी के दौरान हो चुका है, ये फैटल एक्सीडेंट है या नॉन फैटल एक्सीडेंट है। इन केस अगर कोई फायर यहाँ पे कैच होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो उसके सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट्स में देना जरूरी है। उसके अलावा जो सेक्शन 28 है वो इंक्वायरीज इनटू सीरियस एक्सीडेंट्स। तो इनकेस अगर स्मॉल एक्सीडेंट है जिसका सिवियरिटी हायर साइड में नहीं है तो लोकल अथॉरिटीज यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर सीवियर एक्सीडेंट है, सीरियस एक्सीडेंट से, फैटल एक्सीडेंट से, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आ सकते हैं और वहां पे वो अलग अलग लेवल पे इंक्वायरीज कर सकते हैं। इनकेस अगर वो इंक्वायरीज में उनको लगता है कि ये ऑफेंस है तो क्रिमिनल प्रोसीजर या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर थ्रू वहां पे वो कुछ अलग अलग ऑफेंसेस की प्रोविजंस भी वो लगा सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स जो है वो मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस या ऐसे अथॉरिटीज यहाँ पे डिसाइड करेंगे और जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पेनाल्टी लागू हो सकती है या फिर ऑफेंस यहाँ पे लागू हो सकता है। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली कंडीशन क्या है और ऑफिसर के रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स क्या है। उसके अलावा है चैप्टर 4 जो है सप्लीमेंटल चैप्टर, यानी कि जो भी चैप्टर 3 तक बताए नहीं गए वो चैप्टर 4 में ऐड हो सकते हैं, वो है सेक्शन 29 to 31। जैसे कि यहाँ पे जो 29 है प्रोविजंस रिलेटेड टू द रूल्स, तो यहाँ पे प्रोविजंस जो है, तो रूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने हैं, मॉडिफाई करने हैं, चेंजेस करने हैं या फिर ऑफिशियल गैजेट थ्रू पब्लिश करना है, उसके रिलेटेड जो भी पावर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स है, तो ये 29 में बताया गया है। 30 में है पावर टू अप्लाई एक्ट टू अदर सब्सटेंसेस। अगर आपको लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमने बताए हैं, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के क्लासेस बताए हैं एबीसी, और जो भी उसके डिटेल के जो अलग अलग एग्जाम्पल्स बता है, उसके अलावा अगर कुछ सब्सटेंसेस इसमें ऐड करने हैं तो ये भी यहाँ पे प्रोविजन दी गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि ये प्रोडक्ट्स या सब्सटेंसेस यहाँ पे ऐड हो सकते हैं और उसके साथ फिर उसके जो रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेड क्वांटिटी या फिर अलग अलग गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और 31 में भी ये प्रावधान दिया गया है कि ये अलग अलग लोकल अथॉरिटीज को भी प्रोविजन दी गई है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके स्टोरेज के बारे में या उसके गाइडलाइंस के बारे में भी उनको अपडेट्स या मॉडिफिकेशन करने के लिए पावर्स दी गई है। और यहाँ पे पहले सेक्शन 32 था जो रिपील हो चुका है, और फिर इसमें यहाँ तक जो चैप्टर 4 और 31 या 32 तक जो सेक्शंस थे, और उसके अलावा एक शेड्यूल भी था यहाँ पे, वो भी रिपील हो चुका है। और इसके बाद में फिर ये एक्ट के तहत जो पेट्रोलियम का रूल है वो आ चुका है। तो ये जानकारी थी पेट्रोलियम एक्ट के बारे में। धन्यवाद।